सुरक्षित होंगे। स्टार्ट करते हैं हम प्राणी जगत के नेक्स्ट पोर्शंस को, और जिसमें हम बात करेंगे आज एक शॉर्ट रिवीजन करवाने वाला हूं। लास्ट क्लास मैंने आपको बहुत क्लियर कट तरीके से समझाया था, बट आज मैं उसका एक शॉर्ट इसलिए भी करवा रहा हूं क्योंकि हमें जो चीजें पढ़नी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट लेक्चर में कुल मिलाकर आज का और कल का टॉपिक भी रिवीजन वगैरह रहेगा। पूरे चैप्टर्स में मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि हमें एटलीस्ट हर दिन एक एक रिवीजन करना है। पूरा चैप्टर जब खत्म हो जाएगा तो एक अलग से मैं एक रिवीजन क्लास डालूंगा, ताकि हम जब इस चैप्टर को पढ़े तो बड़े कम पढ़ें, लेकिन दिमाग में एकदम हमारे छप जाना चाहिए। तो चलिए आज हम फिर इस टॉपिक का रिवीजन करते हैं, देखते हैं कि इस चैप्टर का क्या उद्देश्य है और इस चैप्टर को पढ़ा कैसे जा सकता है। जो चीज मैं आपको रिवीजन करवा रहा हूं वो इसलिए भी जरूरी है क्योंकि बेटा ये जो चैप्टर पूरा बनता है तो इसके आधार पर ही बनता है। जब आप पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, एस्केलमेंथिस, प्लेटीहेलमिन्थिस को पढ़ने जाओगे तो उसके विभाजन का आधार यही सारे टॉपिक रहे होंगे, उनके विभाजन का आधार यही लोग रहे होंगे, यही सम्मिति, यही सिलोम, यही गुहा है कि नहीं है, ये है कि नहीं है, वो है कि नहीं है, सब कुछ उसी टॉपिक को लेकर बात की जाएगी। तो सभी बच्चों जो जितने भी हैं आप बस पॉइंट वाइज लिखते जाइएगा। एक शॉर्ट रिवीजन है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा और हम आज की चीजों को बढ़िया से बात करने की कोशिश करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, प्राणी जगत का रिवीजन। हम इस चैप्टर में जब बात करने जा रहे हैं कि प्राणी जगत क्या चीज है और उसका रिवीजन में हम क्या क्या पढ़ेंगे, सो एनिमल किंगडम को समझते हैं। सबसे पहले शॉर्ट रिवीजन होगा और कुछ चीजें आगे बढ़ते चले जाएंगे। जब अपन एनिमल किंगडम के बारे में बात करते हैं तो व्हाट इज एन एनिमल, मैंने आपको बताया था कि अगर आपको इज एन एनिमल, एनिमल में क्या होता है, एनिमल क्या है, एनिमल की प्रॉपर्टी को हम कैसे जज करते हैं कि एनिमल्स क्या होते हैं। तो आप जितने भी जानवर देख रहे हो यहां से लेकर यहां तक, यही सारे एनिमल्स हैं। आपको जो बड़े बड़े जीव जंतु दिख रहे हैं वही बस एनिमल नहीं है, बहुत सारे छोटे छोटे जीव जंतु होते हैं, वो भी एनिमल्स होते हैं। तो एनिमल्स के पास कितनी प्रॉपर्टी है, आपसे पूछा जाएगा तो आप कहेंगे एनिमल्स की प्रॉपर्टी मतलब ये होता है इनके पास सेल वॉल जो है, मैंने बताया था, वो एब्सेंट होती है। अब जब सेल वॉल इनके पास में एब्सेंट है तो दूसरी चीज निकल कर आती है कि सेल वॉल एब्सेंट है तो क्या हो गया, जब सेल वॉल एब्सेंट रहेगा, ठीक है, तो इनके पास में सेल वॉल मुख्य रूप से एब्सेंट रहता है। अच्छा, ये भी याद रखना कि इनके बारे में कहा जाता है कि ये हमेशा हेटेरोट्रॉफस होते हैं। हेटेरोट्रॉफस का मतलब आप जानते हैं, ये लोग होते हैं विषमपोषी, मतलब अपना भोजन कभी नहीं बनाते। अब चूंकि ये विषमपोषी हैं तो मतलब ये सीधी सी बात है कि इनके पास में क्लोरोप्लास्ट या क्लोरोफिल जो चीज होती है, क्लोरोफिल की बात करो या क्लोरोप्लास्ट की बात करो या फिर प्रकाश संश्लेषण की बात करो, ये सारी चीजें इनके पास में एब्सेंट रहती हैं। इन सभी विषयों को इसलिए दोबारा पढ़ा रहा हूं आप लोगों को ताकि आप इसे एकदम पॉइंट को दिमाग में बैठ जाए, आपको दोबारा कोई चीज पढ़ने की जरूरत पड़े ही ना। ठीक है, तो ये याद रखना कि ये हो गया आपके पास में विषमपोषी, ये क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट हो गया और क्लोरोफिल जो है यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण रहेगा। जंतुओं की एक और सबसे इंपॉर्टेंट अच्छी क्वालिटी कहना चाहिए ये है कि इनके पास संरचनाओं में बहुत विभिन्नताएं होती हैं और बहुत सारी समानताएं भी होती हैं। उन्हीं विभिन्नताओं और समानताओं के आधार पर हमने यहां पर टोटल 11 फाइलम बांट रखे हैं और टोटल फाइलम को हमको अभी रिवीजन करना है। अब 11 के 11 फाइलम को अगर हम पढ़ने जाएं तो हमारे पास में सबसे पहला फाइलम हम बनाते हैं पोरीफेरा। ठीक है, पहला नाम आ गया हमारे पास में, इसे हम कहते हैं पोरीफेरा। ठीक, अब हमारे पास में पहला वर्ड हो गया पोरीफेरा। ठीक है, दूसरा वर्ड जो हमारे पास में आता है उसे अपन कहते हैं सीलेंट्रेटा। क्या कहते हैं यहाँ पर, इसे सीलेंट्रेटा, ये वर्ड आ गया। और सीलेंट्रेटा को ही दूसरा हम कहते हैं बेटा यहाँ पर निडारिया, है ना, इसे हम कहते हैं निडारिया। तीसरे नंबर पे अभी थोड़ी देर बाद आपको ना, जब आप भी तीसरा चौथा लेक्चर पहुंचते रहोगे तो आपको समझ में आता जाएगा कि इन सब शब्दों का मतलब क्या होता है। फिर आपको वर्ड आ जाएगा, 30 के वर्ड आ जाएगा हमारे पास में टिनोफोरा। ठीक, चौथे नंबर में हमारे पास में आ जाता है जिसे हम कहते हैं प्लेटीहेलमिन्थिस। ठीक, उसके बाद पांचवें नंबर पे हमारे पास में आ जाएगा एस्केल। ठीक है, एस्केलमेंथिस, ये वर्ड आ गया। उसके बाद 6 नंबर पे मैंने बताया था एनालिडा। इन हर शब्द का एक मतलब है और उस मतलब को ही हमको खोजना है। अगर उस मतलब को हम समझ गए तो समझ लो हमारे क्वेश्चन बनना शुरू हो जाएंगे। आर्थ्रोपोडा, उसके बाद 9th नंबर पे हमारे पास में 7th 8th नंबर पे हमारे पास में आएगा मोलस्का। क्या वर्ड आना है, मोलस्का।
उसके बाद 9th नंबर पे हमारे पास में आएगा, इसे हम कहते हैं इकाइनोडर्मेटा, है ना। एंड लास्ट वन 10 जो होता है वो होगा हमारे पास में हेमिकॉर्डेटा, और 11th नंबर पे लास्ट पॉइंट आएगा जिसे हम कहते हैं कॉर्डेटा। अब मैंने कल भी आप लोग को प्रीवियस क्लास में बताया था कि आपको इसे लाइन से पढ़ना बहुत जरूरी है। अब लाइन से पढ़ने के लिए आप लोग इसे नॉर्मल तरीके से ट्रिक बनाओ और कहानियों को पढ़ो तो आपको जल्दी याद हो जाएगा। जैसे आप देखो यहां पर कि यहां पर हो गया पी, ठीक है, ये दोनों सी से स्टार्ट होते हैं तो इनको याद रखना, चाहे सिलेंट्रेटा बोलो, चाहे निडारिया बोलो, चाहे टीनोफोरा बोलो, तीनों वर्ड स्टार्ट होते हैं सी से, तो सी का क्यूब कर लो या सी का स्क्वायर कर लो, ये लाइन याद रखना। सी का स्क्वायर का मतलब होता है निडारिया, सिलेंट्रेटा या टीनोफोरा, लेकिन लाइन से याद रखना कि सिलेंट्रेटा ही निडारिया है और टीनोफोरा जो है वो भी तीनों सी से ही वर्ड स्टार्ट होता है। फिर पॉइंट आता है PLAY, तो ये एग्जांपल इसका ट्रिक बन गया प्ले, ठीक है। प्ले क्या प्ले करते हैं ये लोग? प्ले करते हैं ए क्यूब, प्ले ए क्यूब, ए क्यूब एक गेम होता है, आप लोगों ने पता होगा, ताश पत्ती का गेम होता है, ए क्यूब इसे अपन कहते हैं। ए क्यूब का मतलब ये होता है पहले एस्केलमेंथिस का ए क्यूब का मतलब ये होता है कि पहले एस्केलमेंथिस का ए, फिर एनलिडा का ए, फिर आर्थ्रोपोडा का ए, ठीक है, प्ले ए क्यूब। एंड एम का मतलब होता है, हम यहां पर लिख लेना, एंड मैं मतलब ये होता है एम, ऐसा लिख लेना तो मोलस्का हो जाएगा। और हम क्या खेल रहे हैं? यहां पर खेल रहे हैं EH इंग्लैंड हाउस क्रिकेट, ठीक। तो यहां पर ये ट्रिक बन जाती है कि हम क्या खेल रहे हैं, यहां पर हम खेल रहे हैं, हम मतलब मैं खेल रहा हूं इंग्लैंड हाउस क्रिकेट, हाउसिंग क्रिकेट मतलब वो उनका जो डोमेस्टिक क्रिकेट होता है ना, उसको हम खेल रहे हैं। तो एकदम सीधा सा इसका ट्रिक बन जाता है, आपको दोबारा तीबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हालांकि मैं तो बोलता हूं कि वैसे भी याद हो जाता है ये, लेकिन कई बच्चों की परेशानियां होती है कि उसे याद रखना है। सो पी स्क्वायर, पीसी का मतलब तुम्हें जो मन कर रहे लिख लेना, प्रियंका चोपड़ा लिख लेना, ठीक है। पी का मतलब होता है पोरीफेरा। ट्रिक उन बच्चों के काम आती है जो बच्चे पहले से कम एटलीस्ट नाम जानते रहते हैं कि ई का मतलब इकाइनोडर्माटा होता है, ए का मतलब एनलिडा, ए का मतलब आर्थ्रोपोडा होता है, एच का मतलब हेमिकॉर्डेटा होता है। तो जिन बच्चों को नाम याद है बस सीक्वेंस भूल जा रहा है, उन बच्चों के लिए ट्रिक है कि सीक्वेंस से याद रखना है। तो फर्स्ट वन इज अ पी एंड सी स्क्वायर, सी का मतलब सिलेंट्रेटा एंड टीनोफोरा, सिलेंट्रेटा एंड टीनोफोरा, तो पीसी हो गया। प्रियंका चोपड़ा से आ गया आपका पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा एंड टीनोफोरा। अब आता है प्ले, प्ले मींस होता है प्लेटी हेलमिंथिस। ए क्यूब को आपको याद रखना है कि पहले ए का मतलब एस्केलमेंथिस है, प्लेटी के जस्ट बाद वाला, उसके बाद एनलिडा और उसके बाद आर्थ्रोपोडा। तो A3 को आपको लाइन से याद करना पड़ेगा कि ए क्यूब जो लिखा हुआ है उसके 3 ए का अलग अलग मतलब है, और उसका भी सीक्वेंस याद रहे कि पहला ए का मतलब एस्केलमेंथिस है, दूसरे ए का मतलब एनलिडा है, तीसरे ए का मतलब आर्थ्रोपोडा है। फिर हम पहुंचते हैं मोलस्का में। जब अपन मोलस्का में पहुंचते हैं तो मोलस्का में आ गया हमारे पास में एम, मोलस्का में हमारे पास में पहुंच गया एम, पहुंच गया यहां पर याद रखना इकाइनोडर्मेटा हो गया, और उसके बाद हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। तो मैं मतलब मोलस्का, इंग्लैंड का मतलब हो गया इकाइनोडर्मेटा, होम का मतलब हो गया हेमिकॉर्डेटा, क्रिकेट का मतलब हो गया कॉर्डेटा। तो आप अपने हिसाब से बहुत सारा जो मन करे ट्रिक बना लो, कहानियां बना लो, लेकिन मेरे हिसाब से आप इस लाइन को जरूर याद रखना कि ये 11 की 11 फाइलम और 11 की 11 लाइनें याद रहना चाहिए। अब क्वेश्चन ये आता है कि अब ये जो 11 फाइलम हमने पढ़ा है, इस 11 फाइलम को हमने किस आधार पर विभाजित किया है? कुछ तो आधार होगा कि हमने हेमिकॉर्डेटा में डाला है, कुछ तो प्रॉपर्टी होगी हेमिकॉर्डेटा की, कुछ तो प्रॉपर्टी होगी निडारिया की। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं ये 11 फाइलम की प्रॉपर्टीज क्या क्या है। तो 11 फाइलम को बांटने के लिए पहले मैं हेडिंग बता देता हूं कि हमने किस किस आधार पर पढ़ना है और उस सबका मतलब क्या होता है। हम सबसे पहला पॉइंट हम पढ़ेंगे, इसमें विभाजन का पहला आधार आएगा संगठन, कि वो किस किस चीज से मिलकर बना हुआ, क्या वो उतक है से बना है, क्या वो कोशिकाओं से बना है, क्या वो अंग से बना है, क्या वो अंग तंत्र से बना है। संगठन के बाद दूसरी चीज जो निकल कर आती है उसे हम कहते हैं सम्मिति। मैं आपको ये चीज इसलिए भी बता रहा हूं कि जब मैं 11 फाइलम तुम्हें पढ़ाऊंगा तो ये 11 फाइलम में याद रखना 11 के 11 फाइलम के इतने आधार पर विभाजन करना है। जब भी आपसे कहा जाएगा सॉरी, आपसे कहा जाएगा कि बताओ संगठन बताओ सबका, पोरीफेरा का संगठन बताओ, इकाइनोडर्मेटा का संगठन बताओ, सबका संगठन पूछेगा तुमसे, तो ये याद रखना संगठन के बेसिस में क्वेश्चन आएगा, फिर सम्मिति के बेसिस में क्वेश्चन आएगा, फिर क्वेश्चन आएगा प्रगुहा के बेसिस में।
अब अभी आप ये सब नहीं जानते, लेकिन जानना वही जरूरी है ना, इसलिए तो हेडिंग बता रहा हूं। चौथे नंबर पे भी प्रगुहा के बाद में आ जाता है कोरक खंड। कोरक कैसा होता है? अब आप कहेंगे कोरक क्या होता है, तो आइए धीरे धीरे बस पढ़ते चलिए और आगे देखते चलते हैं, समझ में आता जाएगा। कोरक खंड के बाद हमारे पास में चीज आती है कि हमारे पास पाचन कैसा हो रहा है, इनका पाचन कैसा चल रहा है। छठवें नंबर पे परिसंचरण कैसा चल रहा है, इन सभी सवालों का जवाब देते चलना है। सातवें नंबर पे श्वसन कैसा हो रहा है भाई साहब का, ठीक है। आठवें नंबर पे कंकाल अंकाल जैसी कोई चीज है या नहीं, ठीक है, कंकाल है नहीं है, बाहर का है अंदर का है, कैसा है, इस पे क्वेश्चन आएगा। नौवें नंबर के बाद कंकाल के बाद क्वेश्चन आएगा भाई साहब जनन कैसा करते हैं। जनन करने के बाद 10वें नंबर का पॉइंट आता है मुख्य लक्षण, कि मुख्य लक्षण क्या होगा इनका। और 11वें नंबर का पॉइंट आता है उदाहरण, कि इनका उदाहरण क्या होगा, हम इनको उदाहरण कैसे बनाएंगे। तो इन सभी बिंदुओं के आधार पर बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, ये पॉइंट याद रखना, आपसे पूछा जाएगा कि कैसे वर्गीकरण किए हैं, तो आप कहेंगे वर्गीकरण का जो आधार है, वर्गीकरण का क्या है, आधार। वो आधार हमारे सामने है कि वर्गीकरण का आधार क्या है। तो आधार है हमारे सामने, पहला संगठन, फिर सम्मिति, फिर प्रगुहा, फिर कोरक खंड, फिर पाचन, परिसंचरण, श्वसन, कंकाल, जनन, मुख्य लक्षण, उदाहरण। इन सभी बिंदुओं के आधार पर हम यहाँ पर विभाजन करेंगे। तो मान लेते हैं हमारे पास में सबसे पहला पार्ट आ जाता है संगठन। हम सबसे पहली चीज पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम होता है संगठन। जब अपन संगठन के विषय पे बात करते हैं तो लास्ट क्लास में भी मैंने समझाया था संगठन का मतलब होता क्या है। संगठन का मतलब होता है इनकी आकृति का, बेसिक आकृति किससे बनी हुई है, ठीक है। आधार, शारीरिक आधार जिसे अपन कहते हैं, शारीरिक इकाई क्या है, आधार क्या है इसका, किस आधार पर यह विभाजन चल रहा है, किस आधार पर यह कार्यक्रम हो रहा है, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो शारीरिक इकाई आधार पे जब हम देखें तो हमारे पास में हमने देखा कि कुछ लोग जो है वो कोशिकीय संगठन के हैं, किसी किसी के पास में कोशिका है, कोशिका से बड़ा संगठन नहीं है। और आप कोशिका से बड़ा जानते होगे, कोशिका से बड़ा होता है उतक। कोशिकाओं का मिल मिलकर उतक बनते हैं, उतक मिल मिलकर जो है वो अंग बनता है, और अंग मिल मिलकर जो है हमारे पास में क्या बन जाता है, अंग तंत्र। अब इन सब में आपको मुख्य अंतर क्या नजर आ रहा है। जब आप कोशिकीय स्तर के संगठन की बात करेंगे तो इनका आधार कोशिका है, ठीक है। जहां पर याद रखना कोशिका और उतक में अंतर क्या होता है, कोशिका भी बहुकोशिकीय हो सकता है, बहुत सारी कोशिका हो सकती है, लेकिन इसमें मेन डिफरेंस ये होता है कि अगर ये बहुकोशिकीय है, अगर ये बहुकोशिकीय है तो क्या अंतर नजर आ रहा है। अगर ये बहुकोशिकीय हैं, इनकी कोशिका विभाजन कर रही है, बहुकोशिकीय हैं, तो इसमें एक चीज निकल कर आती है, क्या, वो एक चीज ये निकल कर आती है कि अगर कोशिकाएं बहुत सारी, अगर इनके पास में कोशिकाएं बहुत सारी हैं तो वो सारी की सारी कोशिकाएं एक दूसरे से बिल्कुल कोऑर्डिनेट नहीं है, सारी की सारी अलग अलग काम कर रही है। तो कोशिका अपना अगर अलग अलग काम कर रही है तो वो बहुकोशिकीय है, ठीक है। सेपरेट वर्ग, हर कोशिका का अपना, हर कोशिका का सेपरेट वर्क होता है। सेपरेट वर्क का मतलब होता है सब लोग अलग अलग वर्क करते हैं, सबका काम अलग है, दे कैन नॉट कोऑर्डिनेट विच ईच अदर, एक दूसरे के साथ में बिल्कुल भी कोऑर्डिनेट नहीं करेंगे, वो सबके सब काम करेंगे अलग अलग। उतक के मतलब क्या होता है, उतक का मतलब ये होता है कोशिकाओं का समूह, ठीक है। लेकिन कौन सी कोशिकाओं का समूह, तो ये याद रखना कोशिकाओं के समूह की जब बात करेंगे तो यहां पर ये याद रखना समान कार्य, समान कार्य एवं उत्पत्ति वाली कोशिका, ऐसी कोशिका जिसकी उत्पत्ति समान है, जिसका कार्य समान है, जिसकी उत्पत्ति समान है, जिसका कार्य समान है वाली कोशिका का समूह, ऐसी कोशिका का समूह जिनकी उत्पत्ति समान है, जिनका कार्य समान है, उन्हें हम कहेंगे कि वो उतक है। उसके बाद उतक मिल मिलकर तंत्र बनाते हैं, तो कोशिकाओं का समूह जो है वो है उतक, उतक का समूह जो है, उतक आपस में मिल मिलकर जो है अंग बनाते हैं, और अंग का समूह जो है आपके पास में क्या होगा, अंग तंत्र बनाएगा।
अब पॉइंट आता है कि इनके एग्जांपल्स बता दिया जाए फटाफट। चलो जल्दी जल्दी बता देते हैं भाई कि कोशिकीय स्तर का संगठन किसमें होता है। ई होता है बच्चे हमारे पोरीफेरा में। पहला शुरू का जो फाइलम है हमारा पोरीफेरा। उसके बाद जो तुमने चोपड़ा लिखा था ना उस सब में उतक आता है। ठीक है, तो जो सी का स्क्वायर हमने पढ़ा था ना, ये पी तो इसमें आता है। सी का स्क्वायर का मतलब मैंने बताया ही था, पहला वर्ड आता है सीलेन ट्रेटा और इसी का नाम होता है निडारिया। ये दोनों के दोनों, और साथ ही साथ यहां पर एक और नाम आता है जिसका नाम होता है टीनोफोरा। ठीक है, तो इनके पास अब अगला एक और नाम आता है, इसे अपन कहते हैं टीनोफोरा। टीनोफोरा ये नाम हो गया। तो इस तरह से ये उतक बन जाता है। अब आता है बच्चे हमारे पास अंग। अंग की बात आएगी तो अंग में क्या क्या होता है, तो बाकी बचे हुए सारे के सारे अंग में डाल दो। तो कुछ खास ना कुछ कुछ अंग में आते हैं और लगभग सभी अंग तंत्र में आते हैं। पर अगर हम लिखना चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं कि प्लेटी हेलमिंथेस के बाद से मुख्य रूप से सारे कॉर्डेटा जो है ना वो इसमें आते हैं। बट कुछ हायर ऑर्गेनिज्म सब इसी में आते हैं। पर कुछ हायर ऑर्गेनिज्म का मतलब कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे आते हैं, जैसे मान लो आर्थ्रोपोडा के कुछ आ गए। ठीक है, कुछ कुछ जीव जंतु ऐसे आते हैं हायर ऑर्गेनिज्म, जैसे लाइक मैमेलिया, मैमल्स यानी स्तनधारी, इसके बाद एवीज यानी बर्ड्स, इसके अलावा हमारे पास में कुछ आर्थ्रोपोडा भी आ सकते हैं। सम टाइप ऑफ आर्थ्रोपोडा, इनके पास अंग तंत्र भी पाया जा सकता है। आप इसकी बिल्कुल चिंता ना करें। ये पॉइंट आ गया अंग तंत्र, ये संगठन। तो ये एक लाइन तो एग्जांपल याद हो गई। और मैं बच्चों से बस यही कहना चाहता हूं कि दोबारा इसलिए पढ़ा रहा हूं बेटा कि ताकि दोबारा तुम्हारे पास में जो है ना कम से कम एटलीस्ट एक फाइलम के ऊपर में तुम्हें एक कैरेक्टर तो कम से कम क्लियर रहना ही चाहिए। एक कैरेक्टर तो कम से कम क्लियर रहना चाहिए कि हाँ भाई ठीक है, मैमेलिया के ऊपर अंगतंत्र स्तर का संगठन होता है, ये हमें पता है। संगठन के बाद जो दूसरा चीज आता है उसे हम कहते हैं सम्मिति। दूसरा चीज जो आता है उसे हम कहते हैं सम्मिति, और इसे ही बढ़िया मतलब मजे से पढ़ना है। सम्मिति के आधार पर मतलब होता है किसी भी सतह को मतलब उसका आकृति। सम्मिति का मतलब वही होता है ना, आकृति। अब इनके सम्मिति मतलब इसका आकार किस आधार पर है, तो इस आधार पर हम ये देखते हैं कि सम्मिति का मतलब होता है कि जब किसी कोशिका को जब किसी मतलब क्या बोलना चाहिए, ऑर्गेनिज्म को दो बराबर भागों में विभाजित करने वाला अक्ष उपस्थित हो, तो अगर उसे विभाजित करने वाला अक्ष उपस्थित है तो वो सम्मित जीव जंतु होंगे, और अगर वो नहीं है तो सम्मित नहीं है। समझ में आ रही मेरी बात। तो सम्मिति के आधार पर हम इसे दो भागों में देखते हैं। पहला भाग ये होता है कि जहां पर उसे विभाजित करने वाले अक्ष उपस्थित है या नहीं है। तो एग्जाम्पल के लिए अब एक बात बताओ, ये मान लो एक जानवर है पोरीफेरा, क्या इसे दो बराबर भागों में बांट सकते हैं? नहीं। तो पहला जानवर क्या आ जाएगा, असम्मित रहेंगे। कुछ लोगों के पास में सम्मिति पाई ही नहीं जाएगी, ये होंगे असिमेट्रिकल। मेरी बात समझ में आई ना, ये लोग कैसे होते हैं, असिमेट्रिकल होते हैं, इनके पास सिमेट्री पाई ही नहीं जाती। फिर दूसरा पॉइंट आता है कि इनमें से कुछ जानवर ऐसे हैं जिनके पास सम्मिति तो है, ठीक है, लेकिन सम्मिति का आधार दो है। फर्स्ट वन इज अरीय सम्मिति, इसमें आ जाता है। ठीक है, पहला अरीय सम्मिति है, और दूसरा वर्ड आ जाता है जिसे अपन कहते हैं द्विपार्श्व सम्मिति। अब इन दोनों पे तुम्हें एक बात क्लियर है, मतलब क्वेश्चन देखना तुमसे क्या पूछा जा सकता है। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, ध्यान समझना। लास्ट चैप्टर में क्वेश्चन पे ये भी मैंने आपको बताया था। अरीय सम्मिति का मतलब क्या हुआ कि मान लो ये गोल गोल पोर्शन है। अब इसमें क्या होगा, गोल गोल पोर्शन अगर इनके पास में प्रेजेंट है तो इसमें ये अरीय सम्मिति को एक अक्ष से बांटे, यहां पर मान लो तो बट गया। सेम टू सेम इसे अगर दोबारा बांटना हो तो इनके पास एक और अक्ष है, यहां से भी बांट देंगे तो दो बराबर भागों में बट जाएगा। सेम टू सेम वही बात है कि अगर फिर भी इसको मैं बांटना चाहूं, यहां से भी बांट दूं तो दो बराबर भागों में बट जाएगा।
फिर अगर मैं इसी अक्ष को यहां से बांटना चाहूं तो यहीं से भी 2 बराबर भागों में बट जाएगा। मतलब ईच एंड एवरीथिंग कहीं से भी बांटो, हर जगह से वो पिज्जा है, हर जगह से बटेगा। अगर मैं आखिरी डायग्राम बनाऊं तो मान लो इधर 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 जितना और भी 10-20 लाइन खींच दूंगा ना तो हजारों अक्ष उपस्थित रहेंगे, तो उसे अरीय सममिति कहेंगे। अब दूसरा वर्ड आता है, इसे अपन कहते हैं द्विपार्श्व सममिति। जब अपन द्विपार्श्व सममिति कहते हैं तो मान लो कोई डायग्राम कुछ ऐसा बना हुआ है, अब ये डायग्राम है। अब इसको अगर मान लो आपको 2 बराबर भागों में तोड़ना है, ठीक है, वैसे बराबर तो बना नहीं है लेकिन फिर भी अगर मान लो ये दिख रहा है, नहीं दिख रहा है बराबर, तो थोड़ा सा बराबर बनाने की कोशिश की जाती है। ये ठीक है, मान लो चलो बहुत हद तक बराबर दिख रहा है। तो इसे अगर बराबर भागों में बांटना है तो ओनली वन एक्सिस, केवल एक अक्ष उपस्थित है इसके पास में, तो हम इसे कहेंगे द्विपार्श्व सममिति। जब केवल एक अक्ष रहे तो हम इसे द्विपार्श्व सममिति कहते हैं। इसे कहा जाता है बाइलेटरल सिमेट्री, बाइलेटरल सिमेट्री। और अरीय सममिति का मतलब होता है, इसे हम कहते हैं रेडियल सिमेट्री। रेडियल यानी अरीय सममिति और वो बाइलेटरल सिमेट्री हो गई। तो अरीय सममिति मतलब विभाजन करने का केवल एक अक्ष, विभाजन करने के अनेक अक्ष, इनके पास अनेक अक्ष हैं जो 2 बराबर भागों में विभाजन कर सकते हैं। इनको केवल एक अक्ष से, केवल एक अक्ष से विभाजन किया जाता है, विभाजन किया जा सकता है। ये छोटी छोटी लाइन हो गई जिसे पहले भी पढ़ चुके, तो एक रिवीजन हो गया। द्विपार्श्व सममिति, अरीय सममिति, असिमेट्री। अब आता है बेटा एग्जांपल की बात। तो असममिति की जब बात करते हैं तो अगेन वही बात आ गया हमारे पास में, फिर कौन आ गया, पोरीफेरा। अरीय सममिति की बात आ गई तो फिर वही फॉर्मूला आ गया, सी का स्क्वायर। सी का स्क्वायर का मतलब हो गया हमारे पास में सीलेंड्रेटा। और दूसरा वर्ड आ जाता है, इसे अपन कहते हैं निडारिया, उसी का नाम है, याद रखना, ठीक है। और पहला ये हो गया और दूसरा वर्ड तो आ जाता है हमारे पास में टीनोफोरा। बाकी बचा हुआ द्विपार्श्व सममिति है, और इसका ट्रिक तो तुम जानते हो कि द्विपार्श्व सममिति जो है हमारे पास में कहां से कहां तक है बच्चे। तो द्विपार्श्व सममिति हमारे पास में प्रेजेंट है प्लेटी-हेलमिंथी से लेकर कॉर्डेटा तक, सेम वही फॉर्मूला यहां तक है, पर अपवाद स्वरूप याद रखना यहां पर होता है इकाइनोडर्मेटा, अपवाद है ये। और ये अपवाद ऐसा है कि इस नियम के अनुसार उसे रहना चाहिए था द्विपार्श्व में, परंतु ये बच्चे होता है किसी और में। इकाइनोडर्माटा में 2 केस होते हैं, एक होता है लार्वा, एक होता है एडल्ट। एडल्ट को होना चाहिए था द्विपार्श्व सममिति, परंतु ये होता है रेडियल सिमेट्री, ये बात पढ़ाई गई थी। और लार्वा जो होता है वो बाइलेटरल ही रहेगा। तो लार्वा तो बाइलेटरल है, लार्वा द्विपार्श्वीय सममिति है, ठीक है, लेकिन यह जो है एडल्ट जब बनने जाएगा तो वो गोल गोल बन जाएगा, तो अरीय सममिति बन जाएगा, ठीक है। से उसको देखते हैं ना, क्या बोलते हैं हमारे पास में, वो होता है स्टारफिश। स्टारफिश को जितने भागों में चाहो उतने भाग में आप तोड़ सकते हैं, इसलिए उसे इकाइनोडर्माटा कहते हैं। ये पार्ट बन जाएगा। फिर अब हमारे पास में तीसरी चीज निकल कर आती है जिसे अपन कहते हैं कोरक खंड। कोरक खंड का मतलब क्या होता है, कोरक खंड का मतलब क्या हो, अच्छा, जब हम कह रहे हैं कि कोई सममिति है उसके पास में, तो सममिति के बारे में एक चीज बहुत निकल कर आती है कि जिसके पास में भी सममिति होगी उसके पास में ना कोई भी जोड़ा जो है वो 2-2 जोड़े में प्रेजेंट होना चाहिए। जैसे मान लो हम भी विभाजित हो रहे तो हमारा एक खंड इधर और एक खंड इधर 2 भागों में होना चाहिए, 2 नाक 2 कान 2 हाथ 2 मुंह, ये सब होना चाहिए, तभी इसे हम अरीय सममिति कहेंगे, अदरवाइज वो सममिति बनेगी नहीं। तो अगर किसी को सममिति बनाना है तो उन्हें 2 बराबर भागों में बांटने का गुण होना चाहिए। कोरक खंड का मतलब होता क्या है, कोरक खंड का मतलब होता है जायगोट से, जायगोट होप सो आप पता होगा आप लोगों को, युग्मनज से भ्रूण बनता है। पर भ्रूण बनने के लिए यहां पर 3 परत आती है, परत बनती है, और परत का नाम यहां पर कभी कभी ये जो परत बनती है यही परत इनके पास में एक विशेष प्रकार की स्टेम कोशिका होती है, और ये स्टेम कोशिका समस्त अंगों का निर्माण करती है। परत से बनते हैं अंग और अंग से बनता है भ्रूण, ये सीक्वेंस है।
तो ये जो कभी कभी परत है, यह परत एक प्रकार की जर्मिनल परत है, यह एक प्रकार की जर्मिनल लेयर है। जर्मिनल लेयर का मतलब यही से आगे जाकर बच्चों का निर्माण करती है। तो कोरक खंड में दो बातें होती हैं, तो या तो पहला या तो दो खंड रहेंगे जिसे अपन कहते हैं द्विकोरकी, ठीक है, द्विकोरकी। और जब हम उसे द्विकोरकी कह रहे हैं तो हमारे पास में दो चीजें आती हैं, फर्स्ट वन इज एक्टोडर्म और दूसरा वर्ड आ जाता है एंडोडर्म। एंडो और एक्टो, एंडो और एक्टोडर्म है। एंडो और एक्टो की खास बात यह होती है कि इसके पास बाहरी परत दो ही परत है, एक्टो बाह्य त्वचा और अंतः त्वचा। इसके पास क्या बोला मैंने आपको, यहां पर क्या है, बाह्य त्वचा है और इसके पास में प्रेजेंट है अंतः त्वचा। ये दो चीजें इसके पास में प्रेजेंट है। अब सवाल आता है कि जो दूसरा डायग्राम हमारे पास में प्रेजेंट है वो होता है त्रिकोरकी। अब जब हम कह रहे हैं कि त्रिकोरकी है तो त्रिकोरकी में एक चीज निकल कर आती है, मींस ये होता है डिप्लोब्लास्टिक और दूसरा वर्ड आता है, इसे अपन कहते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक, ये दूसरा होता है। त्रिकोरकी का मतलब इनके पास में तीन परत है। पहला तो हो गया हमारे पास में एक्टोडर्म, ठीक है, पहली परत तो हमारे पास में वही रहेगी जिसका नाम है एक्टोडर्म, बाह्य त्वचा, ठीक है। अंदर की तरफ में अभी भी क्या रहेगा, एंडोडर्म। लेकिन सबसे अंत में एक और परत बन जाती है जिसका नाम होता है मेसोडर्म और मेसोडर्म का नाम होता है मध्य त्वचा। हिंदी ऊपर में लिखी हुई है, लेकिन इनके डायग्राम बनाते समय थोड़ा सा फोकस करना है। द्विकोरकी जब हम कह रहे हैं तो द्विकोरकी कहने के पीछे रीजन ये है कि इनके पास एक गोल 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 ऐसा मान लो पाइप प्रेजेंट है, ठीक है। अब ये जो गोल स्ट्रक्चर है तो इसके पास में हमारे पास में ये ऐसा बाहर वाली पाइप हो गई। तो मान लो ये बाहर वाली पाइप को मैंने ऐसा बना दिया, गोल 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 है। ये जो आवरण दिखाई दे रहा है वो एक्टोडर्म दिखाई दे रहा है, ठीक, ये परत हो गई। उसके बीचों बीच में एक और आवरण पाया जाएगा, यहां पे मान लेते हैं ऐसा ऐसा डायग्राम, ठीक, ऐसा, ये मान लो एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास में एक्टोडर्म और ये वाला वर्ड आता है जिसे हम कहते हैं एंडोडर्म। अब सवाल आता है बीच का पॉइंट, है ना। अब ये बीच का पॉइंट क्या है भाई, तो ये खाली जगह दिखाई दे रही है ना, इस खाली जगह का नाम होता है मेसोग्लिया। ये क्वेश्चन में बहुत पूछा जाता है, बहुत पूछा गया है कई बार कि बीच की खाली जगह का नाम क्या है, मेसोग्लिया। इस बार जब त्रिकोरकी होते हैं तो त्रिकोरकी होने के पीछे रीजन ये है कि मान लो आउटर लेयर है, ठीक है। अब इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, बस फटाफट फटाफट बना दे रहा हूं। मान लो ये जो है ये एक परत हो गई, ठीक है। ये जो है इनके पास में यहां पर एक परत बन गई, ठीक है। ये परत हमारे पास में है, ये एक्टो हो गया। इसके बाद अंदर की तरफ में परत आते हैं, अंदर की तरफ परत आती है, इसे अपन कहते हैं, मान लो ये हो गया हमारे पास में एंडो, ठीक। और इसके बाद बीचों बीच में जो परत दिखाई दे रही है ये मान लेते हैं ऐसा ऐसा करके इसको बना लिए, ठीक है। ये ब्लैक 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 लेयर मान लेते हैं ऐसा, ठीक है। ये कुछ भी बना लो, तुम्हारे हिसाब से कोई दिक्कत की बात तो है नहीं। ये बीच बीच वाली परत, तो बाहर वाली परत का नाम होता है एक्टोडर्म, बीच वाली परत का नाम होता है मेसोडर्म और अब आ गया इसके अंदर वाली परत का नाम हो गया एंडोडर्म। अब तीनों को तुमने बना तो लिया है, लेकिन अब यहां पर एक नई चीज निकल कर आती है। कोरक खंड के त्रिकोरकी ही कुछ नई चीजें करेंगे और उस नई चीजों का नाम हमको अलग से देना है। मान लो थोड़ा सा सुंदर बनाना चाहे तो ये ऐसा हटा दो, कुछ अलग सा डायग्राम बना दे। मान लो ये हो गया, ये हो गया हमारे पास में मेसोडर्म, ठीक है। ये मेसो और ये एंडो, खत्म। अब क्या होता है कि ये जो त्रिकोरकी होते हैं, त्रिकोरकी जिसके पास मेसोडर्म पाया जाता है,
यही लोग आगे जाकर अपने आप को बदलाव करते हैं और उसमें चेंजेस आता है। तो त्रिकोरकी वाले ही आगे जाकर अपने आप को चेंज करेंगे और चेंज करने के बाद नई चीजें बनाने के लिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, इसे यहां पर याद रखना, रिवीजन कर लेना। फिर मैं त्रिकोरकी का सिलोम से क्या लेना देना है ये मैं आपको बताऊंगा। यही त्रिकोरकी होते हैं, यही त्रिकोरकी है, यही तीन तरीके के यहां पर प्रेजेंट हो सकते हैं। इसी डायग्राम को हमको आगे पढ़ना है। ठीक है, तो ये हो गया बेटा बेसिक पॉइंट, आप इसे भी पढ़ सकते हो। ये रिवीजन यहां पर कर लेना कि हमारे पास में क्लासिफिकेशन जो है वो 4 तरीके से हो सकता है और ये क्लासिफिकेशन के जो 4 तरीके हैं वो इसी तरीके से काम करते हैं और इस हिसाब से चीजें हमको पढ़नी है। तो सबसे पहले हमारे पास में सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन, फिर टिश्यू लेवल, फिर ऑर्गन लेवल, फिर ऑर्गन सिस्टम लेवल पे, फिर इसके इतने सारे कॉन्सेप्ट ये अपन पढ़ ही चुके हैं पहले, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये कहानी सिमेट्री वाला कॉन्सेप्ट हो गया। सिमेट्री में याद रखना सममिति असम्मिति या असम्मित वाले हैं ये भाई, मतलब ये जैसे मान लो ये सममिति है, लेकिन सममिति के भी 2 पार्ट, अगर गोल गोल है तो बहुत सारे अक्ष बनेंगे और अगर ऐसा कॉकरोच केचुआ वगैरह है तो ये जो है ये यहाँ पर एक ही अक्ष बनाएंगे। ठीक है, तो ये याद रखना, ये लोग जो है द्विपार सममिति हैं, ये लोग आर्य सममिति हैं। सब कुछ लिखा हुआ है, एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन बनी हुई है कि द्विपार सममिति क्या होगा, एनलिडा एंड आर्थ्रोपोडा, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा और इकाइनोडर्माटा आर्य सममिति है। सममिति के बाद मैंने आपको डिप्लो ट्रिप्लो बात बताई थी कि ये देखो यहां पर ये परत देखो, यहां पर ये बाहर वाली है एक्टो, ये है एंडो, बीच वाली खाली जगह मेसोग्लिया। एक्टो एंडो बीच वाली परत का नाम मेसोडर्म। ठीक, तो इन परतों को हमें बढ़िया क्लियर कट तरीके से समझना है, जानना है, परखना है। जब कोई चीज समझ में नहीं आए तो फिर आप उससे बात कर सकते हैं। अब यहां पर आता है इन्हीं पॉइंट के क्वेश्चंस पे एक चीज आती है जिसे अपन कहते हैं सिलोम। ठीक है, तो अब हम इसके सिलोम के विषय पे बात करेंगे कि सिलोम क्या होता है। ठीक है, तो आइए अब इसी के बेसिस में देखेंगे। याद रखना जिसके पास ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं ना, जो त्रिकोरकी होता है उसी के पास सिलोम रहेगा। जो त्रिकोरकी है उसी के अंदर जो है प्रगुहा पाई जाएगी। प्रगुहा का मतलब होता है, शॉर्टकट में पहले समझ लो, बाकी फिर आगे कहानी पढ़ते हैं। प्रगुहा का मतलब होता है कैविटी, कैविटी का मतलब होता है गुहा, और किसके किसके बीच में है बेटा ये सिलोम जिसे अपन कहते हैं। सिलोम किसके किसके बीच में है, तो ये याद रखना बिटवीन किसके किसके बीच में चल रहा है भाई, ये चल रहा है बॉडी वॉल, बॉडी वॉल यानी शरीर की सतह, और ये होता है हमारे पास में एलिमेंट्री कैनल। अब आप इस बात को भली भांति समझते होंगे कि एलिमेंट्री कैनल का मतलब होता है आहार नाल। क्या मतलब होता है, आहार नाल, और बॉडी वॉल का मतलब होता है शारीरिक सतह। ठीक है, तो सतह आपको पता ही है भाई कि सतह जो है वो बनी होगी एक्टो से, और एलिमेंट्री कैनल जो आहार नाल है वो बनी होगी एंडो से। बीच में अगर कहीं पर कोई कैविटी गुहा दिखाई दे रही है तो डेफिनेटली है कि वो मेसोडर्म से बना हुआ होगा, तो वो मेसोडर्म के ओरिजिन पे रहेगा, इसलिए हम उसे त्रिकोरकी में पढ़ते हैं। अब यहां पर 3 संरचनाएं बन सकती हैं। पहली संरचना या तो पूरी तरह से सिलोम पाया जाएगा, या तो आधा कैविटी पाया जाएगा, और या तो नहीं पाया जाएगा। तो सिलोम याद रखना मेसोडर्मल ओरिजिन से बनता है, मेसोडर्म वाला पार्ट आता है, जैसे आप इस डायग्राम को देखेंगे। तो सिलोम 3 प्रकार से है। पहला सिलोम देखो कहीं कोई कैविटी नहीं, दूसरे में देखो कि ये जो बीच वाला भाग दिखाई दे रहा है ना, ये जो दिखाई दे रहा है आपको, ये आधा भाग ये आपको मेसोडर्म दिखाई दे रहा है, ये पार्ट जो है ये मेसोडर्म है। तो मेसोडर्म आधे पार्ट में है और आधे में नहीं है। ठीक है, इसे स्यूडोसिलोम कहते हैं। और आप इसे देखिए कि पूरे मेसोडर्म के बीचों बीच ये एक्टो है, ये बीच वाली परत, अंदर वाली परत ये अंदर वाली परत जो है वो एंडो है ना, ये परत क्या है एंडो। और ये जो मतलब क्या बोलना चाहिए ऑरेंज टाइप का दिखाई दे रहा है बाहर भी और अंदर भी, ये दोनों परत जो है वो मेसोडर्म है। और दोनों मेसोडर्म के बीचों बीच, एकदम बीच में, वो याद रखना उन बीचों बीच वाली जगह में, एक्टोडर्म वाली जगह पे, इनके बीचों बीच पाया जा रहा है क्या, गुहा। तो हमारे पास में 3 तरीके से, पहला अगुहा, आसिलोमेट। जिन प्राणियों में शरीर गुहा नहीं पाई जाती उन्हें अगुही कहते हैं, से प्लेटीहेलमिन्थेस, हमको ये पता है। कूट गुहा में होता क्या है, इसको ध्यान से सुनना, यहीं पे क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। कूट गुहा ऐसे गुहा होते हैं जहां बीच में गुहा तो रहती है पर उसका आधा भाग मेसोडर्म से आच्छादित है और आधा भाग नहीं होगा। कुछ प्राणियों में यह गुहा मेसोडर्म से आच्छादित नहीं होती बल्कि मध्य त्वचा, मेसोडर्म, बाह्य त्वचा एवं अंतः त्वचा के बीच बिखरी हुई है।
स्कैटर्ड मेसोडर्म, इनकी जो गुहा है वो मेसोडर्म जो है वो पूरा कवर्ड नहीं करके रखी हुई है। मेसोडर्म अगर कवर्ड नहीं है, मेसोडर्म ने अगर कवर करके नहीं रखा हुआ है तो उसे बिखरी हुई पाई जाती सेल के स्केलमेंथिस स्यूडोसिलुम के। देखो ना, आधे में मेसोडर्म है, आधे में पूरे में नहीं, तो आधे में है आधे में नहीं है, दैट्स वाई इसे अपन कहते हैं स्यूडोसिलुमेट। लास्ट वाले पार्ट में देखा जाए कि पूरे में मेसोडर्म है और मेसोडर्म से कवर्ड है, तो गुहा अगर भित्ति आहार नाल के बीच गुहा उपस्थित है और ये अगर उपस्थित है तो उसको याद रखना, और वो किससे त्वचा है? मध्य त्वचा से आच्छादित है। अगर वो मेसोडर्म से कवर्ड है, अगर वो मेसोडर्म से कवर्ड है, पूरी तरह से कवर्ड है, तो सही आंसर बनेगा कि वो सिलोमेट है। से कवर्ड है, तो गुहा अगर भित्ति आहार नाल के बीच गुहा उपस्थित है और ये अगर उपस्थित है तो उसको याद रखना, और वो किससे त्वचा है? मध्य त्वचा से आच्छादित है। अगर वो मेसोडर्म से कवर्ड है, अगर वो मेसोडर्म से कवर्ड है, पूरी तरह से कवर्ड है, तो सही आंसर बनेगा कि वो सिलोमेट है। पूरी गुहा अगर सिलोम पूरा जो है वो मेसोडर्म से कवर्ड है तो हम उसे कहेंगे सिलोमेट है। आधा कवर है आधा नहीं है तो स्यूडोसिलोमेट है, या नहीं भी है तो स्यूडोसिलोमेट है। और अगर सिलोम पाया ही नहीं जा रहा, गुहा है ही नहीं, तो हम उसे कहेंगे आसिलोमेट। ये कॉन्सेप्ट यहां पर बनता है। एक लाइन जो और हम लोगों ने इसके लिए प्रीवियस क्लास में पढ़ा था उसको भी एक बार रिवीजन कर लेते हैं, फिर हमारा आज का काम खत्म हो जाएगा। कि पाचन तंत्र के विषय में जब अपन पाचन तंत्र को पढ़ते हैं तो हमने देखा कि पाचन दो प्रकार का होता है, एक होता है अपूर्ण और एक होता है पूर्ण। ये तो वेरी वेल नोन है कि अपूर्ण का मतलब हो रहा है जहां पर केवल एक ओपनिंग है, वही मुख है, वही एनस है, उसे अपूर्ण कहते हैं। और पूर्ण का मतलब जहां पर माउथ अलग और एनस अलग अलग है, उसे पूर्ण पाचन तंत्र कहते हैं। दो बात हमारे पास में है। परिसंचरण तंत्र भी हमारे पास में दो प्रकार का है। पहला परिसंचरण तंत्र खुले प्रकार का होगा, दूसरा प्रकार होगा बंद प्रकार का। खुला परिसंचरण तंत्र हम उस परिसंचरण तंत्र को कहेंगे जिसमें ब्लड को साइनस में पंप करना पड़ता है। सारे अंग उस साइनस में डूबे हुए रहते हैं। मैंने लास्ट क्लास में कॉकरोच का एग्जांपल लेकर आपको ये बात समझाई थी कि वो कैसे करना है। तो अगर सारा का सारा परिसंचरण तंत्र जो है, जो रक्त है, वो सभी ऑर्गन साइनस में ही डूबे हुए हैं, तो वहीं से सारा ऑक्सीजन लेना छोड़ना सब कुछ कर देगा, उसे अपन खुला परिसंचरण तंत्र कहते हैं। और अगर वो सारा कुछ बंद करके रखा हुआ है, धमनी सिरा से हर एक टिश्यू तक बारी बारी से छोड़ने जा रहा है, तो हम उसे कहेंगे बंद परिसंचरण तंत्र। क्या कहेंगे हम उसे? बंद परिसंचरण तंत्र कहेंगे। ये पॉइंट भी निकल कर आता है। तो होप सो आप लोग को ये बातें, ये कहानियां, ये सारे कॉन्सेप्ट कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं होगी। सारा पॉइंट आपसे डेफिनेटली मजेदार तरीके से बनना चाहिए। ठीक है, चीजें याद रहनी चाहिए। चीजों को जो समझ में नहीं आए फिर उसे आप लोग को बताना। तो एक शॉर्ट रिवीजन मैंने आज आपको करवा दिया। ये चीजें पूरी बननी चाहिए आप लोगों से। और जो लास्ट क्लास तक मैंने बताया था, डिप्लो ट्रिप्लो सारी कॉन्सेप्ट रिवीजन्स बनने चाहिए। अब बस मैं बच्चों से एक चीज ये चाहता हूं, अच्छा दो चीजें और आप लोग थोड़ा सा आगे पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, कि जितना भी चीज हमने पढ़ा है अभी तक, जितना भी चीज हमने पढ़ा है, उन सभी चीजों पे एक चीज निकल कर आती है कि अब हमें कम से कम हर फाइलम के 4-4, 5-5 कैरेक्टर एकदम क्लियर होने चाहिए। सिलोम के ऊपर मैंने बात किया था कि जो हमारे पास में ये जो डिप्लो ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं ना, ये जो हमारे पास में डिप्लो ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, ये वाली बात याद रखना, सिलोम वाली बात। डिप्लो ट्रिप्लो किसमें होता है? तो डिप्लो ट्रिप्लोब्लास्टिक जो है सिलेंट्रेट्स में होते हैं, सिलेंट्रेट्स तक। और प्लेटी हेलमिंथेस से लेकर रज्जु की कॉर्डेटा तक सारे के सारे त्रिकोणीय होते हैं। तो प्लेटी हेलमिंथेस से पहले जैसे सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा, ये दोनों के दोनों डिप्लोब्लास्टिक रहते हैं। प्लेटी हेलमिंथेस से लेकर पूरा कॉर्डेटा तक ये सारे के सारे त्रिकोणीय होते हैं, मतलब इनके पास में 3 परत पाई जाती है। ये एक एग्जांपल होगी। तो तुमसे कुछ बने ना बने, कम से कम ये याद करो कि अगर मैं तुमसे पूछूं कि प्लेटी हेलमिंथेस के 2 कैरेक्टर बता दो, तो बता देना कि प्लेटी हेलमिंथेस के पास में अंग स्तर का संगठन होगा, इसके पास ये सम्मिति जो होती है वो द्विपार्श्व सम्मिति होगी, इसके अलावा इनके पास जो कोरक खंड है वो त्रिकोणीय होगा। फिर चौथी बात आती है सिलोम की। अब अगर त्रिकोणीय है तो मैंने सिलोम पे बताया कि या तो सिलोम पूरी तरह से अनुपस्थित है, या सिलोम है तो आधा मेसोडर्म से कवर्ड है, आधा नहीं है। या ये याद रखना, स्यूडोसिलोम के ऊपर में क्वेश्चन पूछा जाएगा, नीट में यही लाइन पूछी जाएगी। स्यूडोसिलोम का मतलब क्या होता है? तो आप कहेंगे सिलोम आधा पाया जाता आधा नहीं, लेकिन एनसीईआरटी पूछेगी क्या यहां पर मेसोडर्म ने उसे आच्छादित किया हुआ है? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं,
मेसोडर्म है तो, पर उसने आच्छादित नहीं किया हुआ, स्कैटर्ड मेसोडर्म है, बिखरा हुआ मेसोडर्म है, तो उसे अपन कहते हैं स्यूडोसिलोम। और जब पूरी की पूरी गुहा मेसोडर्म के अंदर हो तब हम उसे कहते हैं कि वो सिलोम है। तो बच्चे याद रखना, ये त्रिकोरकी कहां से कहां तक था? प्लेटीहेलमिन्थेस से कॉर्डेटा तक। तो ये लोग भी प्लेटीहेलमिन्थेस से कॉर्डेटा तक रहेंगे। प्लेटीहेलमिन्थेस का एग्जांपल आसिलोमेट, एस्केलमेंथिस का एग्जांपल सिलोमेट, और उसके बाद के सारे सिलोमेट हैं। तो पढ़ते समय कम से कम आप इतने पॉइंट तो जरूर बना ही लो कि कौन किस फाइलम का क्या क्या होता है, किसके पास सिलोम है, किसके पास नहीं है, क्या क्या चीजें होती हैं, ये पॉइंट बनना चाहिए। अगले पॉइंट पे आते हैं, गुण आता है बेटा मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म का मतलब होता है खंडीकरण। कुछ जीव जंतु जो होते हैं वो छोटे छोटे खंडों से मिलकर बने होते हैं और उन्हीं खंडों से आगे बढ़ते हैं, खंडीकरण कहते हैं उसको। तो जब वो लाइन खंड में बटे हुए रहते हैं उसे सेगमेंट कहते हैं। इसका उपस्थित होना या ना होना सेगमेंटेशन का होना या ना होना है। तो अगर ये खंड है उन्हीं से मिलाकर बने हुए हैं तो उन्हें विखंडी अवस्था कहते हैं। उदाहरण के लिए आप याद रखना, इसमें दो लोग आते हैं बेटा, एक का नाम आता है एनालिडा, दूसरे का नाम आता है आर्थ्रोपोडा। दूसरे का नाम क्या आता है? आर्थ्रोपोडा, ये भी इसमें आता है। और तीसरा इसके बाद फिर आ सकता है कुछ हद तक कॉर्डेटा। कॉर्डेटा, मैं यहीं पर एक अपवाद बता रहा हूं, जब जो चीज मैं आगे आपको जाके पढ़ाऊंगा हालांकि, लेकिन यहीं पर याद कर लोगे ना तो तुम्हें मजा आ जाएगा कि एक होता है बेटा फ्लैट वॉर्म। फ्लैट वॉर्म, इसे फीता कृमि कहते हैं, टीनिया सोलियम कहते हैं इसको। टीनिया सोलियम एक अकेला ऐसा है कि ये आता है प्लेटीहेलमिन्थेस में, ये है प्लेटीहेलमिन्थेस में, लेकिन यह भी सेगमेंटेड रहता है। ये है एक प्रकार का प्लेटीहेलमिन्थेस, एकमात्र प्लेटीहेलमिन्थेस ऐसा है जो सेगमेंटेड रहता है। तो सेगमेंटेशन के पीछे, खंड भवन के पीछे ये रीजन निकल कर आता है। लास्ट पॉइंट कभी कभार पूछा जाता है, एक और गुण है नोटोकॉर्ड का, कि नोटोकॉर्ड का मतलब क्या होता है भाई? तो हमारे पास जो अभी यह रीढ़ की हड्डी है ना, वर्टिब्रल कॉलम है, ये अभ्रूणीय अवस्था में नोटोकॉर्ड के रूप में होती है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है क्या हमारे पास नोटोकॉर्ड है? आप कहना नहीं, अब वो बदल चुका है, अब वो वर्टिब्रल कॉलम बन चुका है। तो नोटोकॉर्ड के कॉन्सेप्ट में जब हम भ्रूणीय अवस्था में रहते हैं तो हमारे पास दो चीज दिखाई देती है। पहला तो ये मटेरियल जो ब्लू ब्लू है इसे नर्व कॉर्ड कहते हैं। इसके बाद ये जो पिंक पिंक है ये नोटोकॉर्ड है, और येलो येलो भाग जो होता है ये हमारा गिल स्लिट वगैरह है, ये हमारा आहार नाल वगैरह है। जो ये ग्रीन ग्रीन है वो नर्व कॉर्ड है, ये जो है वो नोटोकॉर्ड है। भ्रूणीय अवस्था में ये होता है अगर, तो हम कॉर्डेटा है। अगर ये भ्रूणीय अवस्था में नहीं है तो हम नॉन कॉर्डेटा है। दैट्स ऑल। तो पृष्ठ की सतह पर खोखला रॉड जैसा एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिसका नाम है नोटोकॉर्ड। इसका नाम क्या है? नोटोकॉर्ड। और अगर ये प्रेजेंट है तो हम ये मानते हैं कि अगर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है तो नोटोकॉर्ड का मतलब ये हड्डी हमारे पास है। ये आगे जाकर मेरुदंड बना लेती है। नर्व कॉर्ड जिसमें न्यूरॉन्स, गैंग्लियन, ब्रेन वगैरह कॉन्सेप्ट आएगा तो नर्व कॉर्ड आएगा, और बाकी टाइम हम नोटोकॉर्ड के बारे में बात करेंगे तो नोटोकॉर्ड होता है। तो अगर है तो हम कॉर्डेटा है, नहीं है तो हम कॉर्डेटा नहीं है। दैट्स ऑल, कहानी खत्म। तो ये चीज पूरा रिवीजन किया हुआ है, इसको आगे जाकर तो एनसीईआरटी में पढ़ना ही पढ़ना है। तो इतनी लाइन तुम्हें बढ़िया से याद रखना है। रिवीजन मैंने करा दिया है, अब कुछ क्वेश्चंस करवा देता हूं ताकि तुम्हारे पास में जो चीजें पुरानी पड़ी हुई है उनके ऊपर में और अभी जो पढ़ाया मैंने दोनों मिलाकर कुछ बढ़िया क्वेश्चन बना ले। चलो क्वेश्चंस के जवाब देते हैं और पढ़ते हैं। ठीक है, बहुत बड़ी क्लास नहीं होगी क्योंकि एक रिवीजन क्लास ही है। मुझे लगा कि एक क्लास और देनी चाहिए मुझे इस टॉपिक पे, दैट्स व्हाई मैंने आज इसे डाल दिया। इसके बाद हम धीरे धीरे करके 8, 9, 10 लेक्चर तो मिनिमम हर चैप्टर में करने ही है, तो 8, 9 तो कम से कम जाना ही चाहिए। ठीक है, तो इसलिए चीजों को जितना आसानी से आपके पास में क्लियर होता जाए। आपके पास बहुत समय, मेरे पास बहुत समय मिला हुआ है, आप आराम से पढ़िए, मैं भी आराम से पढ़ाता हूं। जवाब दो। चलो अब मैं तुम्हें पढ़ा तो दिया ही हूं मैं, ठीक है, जवाब दो, नेक्स्ट क्लास में फिर करेंगे। प्राणियों की सम्मिति, संगठन और गुहा, यही 3 चीज आज मैंने आपको पढ़ाई है और इसी के सही चुनाव कीजिए। अगर कोई प्राणी जो है टिनोफोरा है उसकी सम्मिति कैसी होगी, अगर कोई इकाइनोडर्माटा है उसकी सम्मिति कैसी, प्लेटीहेलमिन्थेस है तो सम्मिति कैसी होगी, एनालिड्स होंगे तो क्या होगा। लगाओ हिसाब अपने हिसाब से, सही चुनाव कर दो। इन सभी में से सही चुनाव में से कौन सा सही है? क्वेश्चन नंबर 1 अपने पास में है। क्वेश्चन 1 बताओ, टिनोफोरा अरे सम्मिति हो सकता है, संगठन द्विकोर की हो सकता है, गुहा का प्रकार कूटगुही होगा। गलत जवाब, ये कूटगुहा नहीं, अगुही होते हैं। इकाइनोडर्माटा
द्विपार्श्व सममिति होता है, यही गलत जवाब हो गया, ये अरीय सममिति होता है। प्लेटीहेलमिन्थेस द्विपार्श्व सममिति होता है, त्रिकोरिकी होता है, अगुहिक होता है। इज अ राइट आंसर, सी इसका सही जवाब है। मुझे लगता है सी ही सही जवाब इसका बनेगा, डी जो है वो गलत है क्योंकि वो अरीय होते ही नहीं। दूसरा प्रश्न की तरफ में आते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास में है 2। अब दूसरे नंबर का प्रश्न को देखो क्या होता है। कौन सा सुमेलित है, इनमें से कौन मैच कर रहा है, आप इसे देखिए। अरीय सममिति क्या सिलेंट्रेट्स में होती है? प्रेगुहिक क्या एस्केलमेंथीज होते हैं? एस्केलमेंथीज प्रेगुहिक होते हैं क्या? विखंडावस्था मोलस्का में होती है क्या? या त्रिकोरिक एक स्पंज होते हैं क्या? त्रिकोरिक स्पंज कभी हो ही नहीं सकता, विखंडावस्था मोलस्का में नहीं होता है, प्रेगुहिक एस्केलमेंथीज नहीं होते, अरीय सममिति हमेशा याद रखना सिलेंट्रेट्स में होती है। ये बात हमने पढ़ी हुई है। अब हमारे पास में आता है क्वेश्चन नंबर 3। सवाल ये भी बहुत आसान है, इसको भी पढ़िए। दिए गए चित्र में एक आकाशीय प्राणी दिया हुआ है, नॉन वर्टिब्रेट्स को दिया हुआ है, अनुप्रस्थ काट डाल दी गई है। इसमें 3 चीज दिखाई दे रही है आपको कि संरचना के बाहर से अंदर की तरफ में बाहर देह भित्ति है, बीच में पैरेन्काइमा है और सबसे अंदर आहार नाल है। ठीक है, देह भित्ति है, पैरेन्काइमा है और आहार नाल है। पैरेन्काइमा का मतलब एक खाली कैविटी है, वहां पर कोई गुहा प्रेजेंट, कोई चीज प्रेजेंट नहीं है, उसी को अपन आप मीजोग्लिया भी कह सकते हो। बताओ, तो इनमें से जिसके पास कैविटी नहीं है वो क्या होगा? कॉकरोच है क्या वो? क्या वो गोल क्रीमी एस्केलमेंथीज है? क्या वो प्लानेरिया प्लेटीहेलमेंथीज है? या फिर केचुआ है, एनलिडा है? बताइए। उनके पास देह भित्ति है, आहार नाल है और पैरेन्काइमा है। आपको क्या लगता है इसमें से सही जवाब क्या बनेगा? सही जवाब ये है कि अगर इनके पास में आहार नाल, देह भित्ति और बीच में एक पैरेन्काइमा गुहा अगर प्रेजेंट है, तो अगर परिपूर्ण गुहा है तो ये मुख्य रूप से कॉकरोच में हो सकता है, क्योंकि इनके पास में बाह्य कंकाल पाया जाता है और उससे अंदर गुहा पाई जा सकती है। ठीक है, बाकी सारों के पास सारे के सारे जो है बाह्य कंकाल के प्रेजेंट नहीं होते हैं, इसलिए देह भित्ति, पैरेन्काइमा और आहार नाल कॉकरोच का कैरेक्टरिस्टिक फीचर हो सकता है। अब हम पहुंच गए बेटा क्वेश्चन नंबर 4 पे। चौथे नंबर का सवाल आपके सामने है, इसका भी सही जवाब दीजिएगा। निम्न में से कौन सा सही है? ये भी वही प्रश्न के आधार है। द्विकोरकी कौन कौन होता? पोरीफेरा सिलेंट्रेटा हो सकता है क्या? त्रिकोरकी प्लेटीहेलमिन्थेस से रज्जुकी तक हो सकते हैं क्या? आगुहिक जो होते हैं उनके पास गुहा नहीं पाई जाती, वो पोरीफेरा सिलेंट्रेटा प्लेटीहेलमिन्थेस है। कूट गुहा एस्केलमेंथीज और गोल क्रीमी है। प्रेगुहिक एनलिड से कॉर्डेटा, एनलिड से कॉर्डेटा तक जो होते हैं वो सारे के सारे प्रेगुही होते हैं। आपको क्या लगता है सही है आंसर इनमें से? द्विकोरिकी याद रखना, पोरीफेरा सिलेंट्रेटा, हमें लग रहा है ये सही जवाब है, ये द्विकोरिक हो सकते हैं। त्रिकोरिक जो है प्लेटीहेलमिन्थेस से रज्जुक तक हो सकते हैं, ये भी सही बात लग रही है। आगुहिक जिनके पास गुहा नहीं पाई जाती वो पोरीफेरा भी होते हैं, सिलेंट्रेटा भी होता है, प्लेटीहेलमिन्थेस भी होता है। कूट गुहा जिसके पास गुहा कूट वाला पाया जाएगा, एस्केलमेंथीज होता है, यह भी सही लग रहा है। प्रेगुहिक जो है वो एनालिड से कॉर्डेटा तक होते हैं, तो इसमें आर्थ्रोपोडा और ऐड हो सकता है। तो इस हिसाब से मुझे जो है ये ऑप्शंस में लग रहा है कि 5वां जो है वो थोड़ा सा मतलब मेरे हिसाब से तो सभी आंसर सही लग रहे हैं। ठीक है, एनालिड से कॉर्डेटा तक आंसर सही है, मुझे लग रहा है कि सभी आंसर इनके सही हैं, तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। बताओ, नीचे दिए गए चित्र में जानकारी दो कि बताओ कौन ए बी सी डी किसमें है। ये है सीलोम वाला, ये स्यूडो और ये आसिलोमेट। बताओ, सी जो है वो आसिलोमेट प्लेटीहेलमिन्थेस हो सकता है, नो डाउट। बी एस्केलमेंथेस ही होगा और ए जो है वो एनलिड वगैरह ही होंगे। एक मिनट, सी प्लेटीहेलमिन्थेस ही होना चाहिए, तो इस हिसाब से बी जो है सीडो आर्थ्रोपोड तो होगा नहीं, इस हिसाब से ए आंसर सही बनेगा, ए। ठीक है, ये आंसर एकदम सही बनने वाला है। सो उम्मीद है आपको चीजें समझ में आई होंगी, चीजें आपने बढ़िया से पढ़ा होगा। अच्छा कहानी क्वेश्चन बनाना और चीजों को बनाते रहो। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है, जो पढ़ाया गया उसी के बेसिस में जवाब बताना। प्रीवियस क्लास के और आज की क्लास में मिलाकर जो चीज आपको समझाई गई उसे समझो। निम्न प्रकार की जर्म लेयर एबीसी को धारण करने वाले प्राणी क्रमशः कौन और कौन हो सकते हैं? ये मीजोग्लिया है, मतलब द्विकोरकी है, वो त्रिकोरकी है। अब द्विकोरकी त्रिकोरकी कौन? हाँ डेफिनेटली है, ये तो द्विकोरकी है और त्रिकोरकी, ये आंसर ही सही होगा। तो ये आंसर यहाँ पर ये बन गया। एक और क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर अब हमारे पास में आ गया 7। 7वें नंबर के प्रश्न में एक चीज ये है कि आपको ये फ्लो चार्ट पढ़ना है।
अब इस फ्लो चार्ट का काम ये ऐसा है कि जब इसे अपन पढ़ते हैं तो ये आता है कि एनिमिलिया दो तरीके, उतक अंग और अंग तंत्र। इसको पढ़ना मैं बता रहा हूं, आप लोग को समझ लो, रिवीजन करा रहा हूं। एनिमिलिया उतक अंग और यहां पर आ जाता है कोशिकी स्तर का, तो इनके पास में यहां पर लिखना है कोशिका स्तर का संगठन। कोशिका स्तर का संगठन केवल और केवल पोरीफेरा के पास में होता है। फिर उतक अंग और अंग तंत्र के आधार पर हम इसे दो भागों में बांटते हैं। यहां पर सम्मिति के आधार पर यहां पर अरीय सम्मिति हो जाती है और यहां पर हो जाता है द्विपार्श्व सम्मिति। फिर जाकर ये जो द्विपार्श्व सम्मिति है वो तीन भाग में बढ़ती है। देह गुहा रहित आगुहा है, इसे फिर हम कहेंगे यहां पर स्यूडोसिलोमेट, और उसके बाद वर्ड आ जाता है जिसे अपन कहते हैं सिलोमेट। सिलोमेट में ये सारे आते हैं, एनलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकानोडर्मेटा, हेमिकोरिटा, एस्केलमेंथीज स्यूडो में आता है, और ये आता है देह गुहा वाला आता है प्लेटीहेलमेंथीज में, और अरीय आते हैं सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा में। ये चार्ट अगर तुम बना लोगे तो कम से कम 3-3, 4-4 फीचर तो एकदम बढ़िया से तुम्हें याद ही हो जाने, कोई दिक्कत की बात है ही नहीं। तो चीजों को पढ़ो, समझो, जानो, जब कोई चीज ना बने तो फिर मुझे बताना। सो व्हाट वी लर्न टुडे, आज हमने फाइलम के विषय में बात की है, फिर हम नेक्स्ट क्लास में आज जो रिवीजन किए उसके आगे फिर हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो रिवीजन करना, पढ़ना, बार बार चीजों को बनाओ और एनसीईआरटी को घोल के पी जाओ पूरा, कहीं पर कोई चीज बचनी नहीं चाहिए। और जब कहीं कोई डाउट हो तो फिर हम बैठे यहाँ पर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बाय बाय।